हेलो फ्रेंड्स। तो हम डीटी का नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के रिवीजन लेक्चर में हम रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग जो सेक्शंस है वो रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 139(1) के साथ में। तो ये सेक्शन 139(1) है, हमें ये बताएगा कि किसको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है और किसके लिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा। चार्ट की एक साइड में आपको दिख रहा है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। मतलब असेसी अगर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो उस केस में रिटर्न फाइलिंग हमेशा ही कंपलसरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर असेसी। मतलब इनको छोड़ के जो भी असेसी है उनके केस के अंदर अगर ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA एंड 54GB ये एग्जम्पशंस लेने से पहले अगर जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो मोर देन बेसिक एग्जम्पशन है तो उस केस के अंदर यहाँ पर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 2 केसेस है जहाँ पर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बोलता है, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है अदर देन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब यहाँ पर कौन कवर होगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, एंड इस चार्ट का पार्ट आपको 2 दिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है अगर कोई बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब आउटसाइड इंडिया कोई असेट लोकेटेड है, उसका कोई बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है मान लो बाहर की कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग हो सकती है, तो कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है हैज़ ए साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया। या फिर इंडिया के बाहर किसी भी अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी उस पर्सन के पास में है तो उस केस के अंदर यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा। ठीक है, चार्ट का नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया। तो फर्स्ट तो हमने देखा बेनिफिशियल ओनर। सेकंड ये बोलता है अगर कोई बेनिफिशियरी है किसी असेट का या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका आउटसाइड इंडिया तो उस केस के अंदर उसको भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा। लेकिन ये बोलता है नोट कि अगर बेनिफिशियल ओनर ने यहाँ पर उस इनकम को, जो बेनिफिशियरी की इनकम है उसको अपनी इनकम में इंक्लूड करके और रिटर्न फाइल कर दिया है तो उस केस के अंदर यहाँ पर बेनिफिशियरी को यहाँ पर बेनिफिशियरी है उसको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2019 से। बहुत सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है ही हैज़ डिपॉजिटेड अमाउंट मोर देन 1 करोड़ इन एग्रीगेट इन 1 और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने क्या किया है, मोर देन 1 करोड़ की अमाउंट इन एग्रीगेट डिपॉजिट करवाई है करंट अकाउंट में। ठीक है, बैंक में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में, तो जितने भी बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक से सब में मिला के एग्रीगेट अगर उसके करंट अकाउंट में उसने डिपॉजिट करवाई है 1 करोड़ और मोर की अमाउंट तो उसको रिटर्न फाइलिंग यहाँ पर मैंडेटरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है इनकर्ड फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर मोर देन ₹2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो उसने फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर इनकर किए अगर मोर देन ₹2 लाख खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए तो उस केस में भी उसको रिटर्न फाइलिंग यहाँ पर मैंडेटरी होगा। ठीक है, या फिर उसने जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है वो ₹1 लाख से अबव किया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं ₹1 लाख से अबव, तो उस केस में भी यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है फुलफिल अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और कंडीशन भी प्रेस्क्राइब कर सकती है गवर्नमेंट को, अगर वो कंडीशन जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है वो सेटिस्फाइड करता है असेसी तो उस केस में भी यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये बोलता है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार्ट के 3 पार्ट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है असेसी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर सेक्शन 92E देन 38 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो अगर असेसी को यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रिपोर्ट है 92E के अंदर फाइल करना मैंडेटरी है तो उसके लिए यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या हो जाएगी? 38 नवंबर। ठीक है, अगर असेसी कंपनी है या फिर उसकी असेसी की ऑडिट रिक्वायरमेंट है चाहे तो इनकम टैक्स एक्ट में चाहे किसी एनी अदर लॉ के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है वर्किंग पार्टनर ऑफ एनी फर्म हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। ठीक है, या फिर असेसी वर्किंग पार्टनर है ऐसी फर्म का जिसके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो इन तीनों केसेस के अंदर जो ड्यू डेट होगी वो होगी 38 सितंबर। ठीक है, 38 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर।
नेक्स्ट ये बोलता है इन सबको छोड़ के कोई भी असेसी है तो उस केस में 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बी रिलेटेड रिटर्न। ठीक है, बी रिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। बी रिलेटेड रिटर्न भी यहाँ पे फाइल किया जा सकता है अगर असेसी ने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइलिंग नहीं की है तो, लेकिन इसकी भी एक टाइम लिमिट है। यहाँ पर बी रिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट कितनी है? एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर तक यहाँ पर बी रिलेटेड रिटर्न है वो फाइल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। तो रिटर्न अगर फाइल किया हुआ 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 3 या 4 के अंदर, 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग होती है एंड 139 सबसेक्शन 3 के अंदर लॉस रिटर्न फाइलिंग होती है एंड 139 सबसेक्शन 4 के अंदर यहाँ पे बी रिलेटेड रिटर्न फाइल होता है। ठीक है, अगर ये तीनों रिटर्न हैं उनको रिवाइज किया जा सकता है। अगर उसमें फाइल करने के बाद में कोई मिस्टेक पता लगती है तो उस केस के अंदर इसको रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक टाइम लिमिट है। तो रिवाइज कब तक हो सकता है? एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट दोनों में से जो अर्लियर इवेंट होगा वहाँ तक इस रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है, एंड इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स भी है। फर्स्ट ये बोलता है सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल रिटर्न, लेकिन जो डेट है वो ओरिजिनल रिटर्न की रहेगी। ठीक है, तो बी रिवाइज रिटर्न है वो ओरिजिनल रिटर्न को सब्सटीट्यूट करेगा, लेकिन जो डेट है फाइलिंग की वो वही रहेगी जब हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था। नेक्स्ट ये बोलता है असेसी कैन रिवाइज एनी नंबर ऑफ टाइम विद इन द टाइम लिमिट। तो जितनी टाइम लिमिट दे रखी है उसके अंदर जितनी बार चाहे उतनी बार असेसी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। नेक्स्ट ये बोलता है कैन बी रिवाइज आफ्टर द रिसीविंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) और रिफंड अंडर सेक्शन 143(1). तो ये क्या बोलता है कि अगर 143(1) का इंटीमेशन मिल गया है या फिर रिफंड मिल गया है तो उसको हम कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट नहीं मानते हैं, वो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट नहीं होता है, इसलिए ये मिल गया है उसके बाद में भी यहाँ पर रिवाइज रिटर्न है वो फाइल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है रिवाइजिंग द ओरिजिनल रिटर्न कैन बी डन ओनली बाय वे ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 नॉट बाय फाइलिंग अ प्लेन लेटर फॉर द सेम। तो यहाँ पर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 139(5) के अंदर जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर हम प्लेन लेटर पे लिख के दे रहे हैं तो वो रिवाइज रिटर्न नहीं माना जाएगा, तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए 139 सबसेक्शन 5 के। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।